हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए लेक्चर साथ, एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड पॉलिटिकल साइंस। बुक का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, बात करें हिंदी में तो क्या है, भारत की विदेश नीति। इसका यूनिट 4 का लेसन नंबर 2 होने वाला है और लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। और हाँ, लेक्चर नंबर 1 जो हमने किया था यूनिट 4 का, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फुली बेस्ड होने वाला है एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और इस वीडियो जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स ड्यू सोल एनसी वेब के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बता दूं, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में, इससे पहले जो है परमाणु नीति तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है आर्थिक नीति। ठीक है, हम आर्थिक रूप से अपनी नीति किस तरीके से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं अपनी आर्थिक नीति, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, देखो, भारत लंबे समय से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहा है। यानी भारत जो है लंबे समय से, स्टार्टिंग से क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक शोषण ने भारत को गरीब बना दिया था। जब हमारा जो ब्रिटिश शासन है, जब औपनिवेशवाद चल रहा था, जब हमारा देश ब्रिटिशों के अधीन था, उस टाइम पे क्या था, इनकी बहुत ज्यादा शोषण करते थे। तो इनके शोषण के से हमारा क्या था, भारत देश जो था वो गरीब हो चुका था। क्योंकि लोग खेती करते थे, उनके पास मान लो अगर 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा था, वो 9 रुपए क्या था, अंग्रेज ही ले लेते थे, 1 रुपए बचता था। तो लोग उसमें, किसान खेती करेगा कैसे? तो उस वजह से क्या था, इस टाइम पे हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी, भुखमरी आ चुकी थी। उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने भारत की आर्थिक संरचना को तोड़ दिया था। उपनिवेशीकरण यानी कि बाहर के जो लोग थे, उनकी जो नीति थी, उसने क्या था, भारत की जो संरचना थी उसको तोड़ दिया था। कृषि के अलावा भारत ने औद्योगिक उत्पादन पर भी ध्यान दिया। कृषि के अलावा क्या क्या, इसने औद्योगिक उत्पादन पर भी ध्यान दिया। पहले देखा था, पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स की बुक में सुना होगा कि पंचवर्षीय योजना चलाई गई, तो 5-5 साल के लिए थी। ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, उसके बाद औद्योगिकरण किया गया था, कई सारी चीजें। कृषि और उद्योग क्षेत्र को एक योजना के अंतर्गत विकसित किया गया, जिससे भारत को अपनी गरीबी को दूर करने का अवसर मिला। अपनी गरीबी को एक सार्थक स्तर तक कम करने में क्या सहायता मिली, यानी कि कम करने में सहायता प्राप्त हुआ। ठीक है, कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए बड़े बांधों का निर्माण किया गया तथा इन बांधों ने एक बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में कार्य किया, जिसके फलस्वरूप बिजली का उत्पादन हुआ। ठीक है, बिजली का उत्पादन हुआ किससे? बांधों पर टरबाइंस लगाए थे, पानी के प्रभाव की वजह से टरबाइंस घूमते थे और बिजली बनती थी। लोगों क्या, बिजली मिला। और जब बांध बन गया तो पानी क्या था, संचित रहता था। उससे क्या, लोगों ने अपनी खेती में सिंचाई करने के लिए भी पानी उन्हें उपलब्ध होने लगा। भारत ने लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिए खनिज आधारित उद्योगों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनका विकास किया। भारत का सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लंबे समय तक लगभग स्थिर रही। यानी कि भारत की जो सकल घरेलू जीडीपी थी, जीडीपी की जो विकास थी, वो लंबे समय तक क्या थी, समय तक क्या, लगभग मतलब स्थिर यानी रुकी रही। 1950 से 1980 तक सकल घरेलू उत्पाद में केवल 3.5% की दर से वृद्धि हुई थी। यानी 1950 से लेकर के 1980 यानी 30 साल के दरमियान में ओनली कितना बढ़ा था हमारा जीडीपी, ओनली 3.5% की दर से वृद्धि हुई। इस कम वृद्धि दर ने यह भी संकेत दिया कि आर्थिक नीति की पूर्ण रचना की आवश्यकता है। हमें आर्थिक नीति की पूर्ण रचना बनानी पड़ेगी, पुनः क्या करना, उसे रचित करना पड़ेगा। ठीक है, 1991 में आर्थिक रूप से भारत इतना कमजोर हो गया था कि उसके पास 3 सप्ताह के लिए ही आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा थे। यानी कि हमारा 1991 में जब हमारा युद्ध हो गया था, कई बार हमारा युद्ध हुआ था, तो उस वजह से जो हमारे आर्थिक रूप से हमारा जो भारत है इतना कमजोर हो चुका था कि इसके पास बाहर देश से सामान इंपोर्ट करने के लिए ओनली कितना पैसा था, 3 हफ्तों तक ही अपना सामान क्या था, इंपोर्ट कर सकता था। एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट यानी कि मंगा सकता था। यह प्रकरण भारत की आर्थिक नीति में एक गंभीर चुनौती बन गई। यह एक प्रक्रिया जो थी, यह प्रकरण जो था, भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। ठीक है, 1991 में भारत ने अपनी 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने की घोषणा की। परिणाम स्वरूप भारत में बहुराष्ट्र निगम को व्यापार करने की अनुमति दी। यानी कि उन्होंने क्या किया, व्यापार करने के लिए जितने भी परमिट वगैरह सबको हटा दिया और सभी लोगों को उसने आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ आओ, अपना क्या है, व्यापार करो। ठीक है,
और लोगों ने यहाँ पे उद्योग चलाने की अनुमति दे दी। किसने? भारत ने। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1991 के आर्थिक परिवर्तन ने 1991 जो आर्थिक परिवर्तन क्या कहता है? आर्थिक परिवर्तन ने भारत के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाया। यानी जब उसने सभी लोग यहाँ आकर के अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगे तो भारत के पास क्या आने लगा? टैक्स आने लगा। उससे क्या हुआ? ये एक बहुत अच्छा क्या है परिवर्तन देखने को मिला। भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। 1992 से 2008 तक औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगभग 6.6% और 2009 से 2018 तक 7.3% रही। यानी कि देखो इन सालों में अभी देखो उधर 30 सालों में कितना हुआ? 30 सालों में देखो बात करेंगे हम 30 सालों की, 30 सालों में कितना हुआ? 3.5%। और यहीं पे हमें कितने यानी कि देखो यहाँ पे कहाँ गया 1992 से 2008 तक यानी टोटल 10 सालों में हमें कितना देखना पड़ा? 6.6% की वृद्धि देखनी पड़ी। उसी के बाद अगर हम देखें तो 2009 से 2008 तक का मसला खत्म हो गया। 2009 से 2018 तक देखें तो 7.3% की वृद्धि हमें देखने को मिली। इससे क्या हुआ? लोगों जब हमारा अर्थ जितनी भी बाउंडेशन थी उनको हटा दिया, लोग आके अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने लगे? भारत में, क्योंकि यहाँ क्या है? श्रम सस्ता है। ठीक है, 2022 में भारत की जीडीपी लगभग 3.25 ट्रिलियन डॉलर और विदेशी मुद्रा भंडार 119 बिलियन डॉलर है। भारत एक विशाल अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। जो भारत एक विशाल अर्थव्यवस्था के रूप में क्या विकसित हुआ है? ठीक है, जो विश्व अर्थव्यवस्था में छठा स्थान रखता है। यानी कि हमारा जो भारत है अपना अर्थव्यवस्था में छठा स्थान इसने प्राप्त किया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की इस विशाल छलांग ने भारत की प्राथमिकताओं को नया रूप दिया है। अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी अर्थव्यवस्था डेवलप की इसने क्या क्या अर्थव्यवस्था की एक प्राथमिकता को नया रूप दिया है। भारत की वैश्विक आकांक्षा को पुनः परिभाषित किया है। जो भारत की जो वैश्विक आकांक्षाएं हैं यानी उसको क्या क्या नीड है उसको क्या है उसने परिभाषित किया है। भारत के आर्थिक नीति की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2008 के वित्तीय संकट के दौरान भारत पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ा। यानी कि भारत की हम आर्थिक नीति की मजबूती का एहसास इस बात से लगा सकते हैं कि जब 2008 में जब वित्तीय संकट आया था, लोग बस खाने के लिए नहीं था, अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो गई थी, बाढ़ भूकंप और युद्ध वगैरह छिड़ गए थे, यानी महामारी आई थी। तो अब उस टाइम पे हमारे पास क्या था? उस टाइम पे कोई गंभीर जो है समस्या हमें देखने को नहीं मिली, समय असर नहीं पड़ा। इसके अलावा भारत ने आर्थिक सहायता लेना बंद कर दिया। इसके अलावा क्या किया? भारत ने दूसरों से आर्थिक सहायता लेना बंद कर दिया और इसके विपरीत जरूरतमंद देशों को आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया। इसी का उल्टा हो गया। क्या क्या? जो जरूरतमंद देश है उनको क्या कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है, उन्हें बढ़ाने में आगे दे रहा है और उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, भारत 2026 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद रखता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। क्लियर? इतना आर्थिक स्थिति समझ में आई? ठीक है, अब आता है हमारा दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका। बात करते हैं कि दक्षिण एशिया जो वहां पे भारत की क्या भूमिका रही है। भारत दक्षिण एशियाई देशों के साथ संस्कृत भाषण और धार्मिक संबंध साझा करता है। संस्कृत भाषा ठीक है, यानी कि संस्कृति अपनी भाषा, ठीक है, अपनी संस्कृति कल्चर भाषा, ठीक है, और क्या धार्मिक जो संबंध है, जो लेकर के धार्मिक संबंध है हमारे पुराने संबंध, उनको क्या साझा करता है? किसके साथ? दक्षिण एशियाई देशों के साथ। 1947 तक भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रिटिश शासन के अधीन थे। 1947 तक जो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जो तीनों किसके अधीन थे? तीनों हमारे उसके ब्रिटिश शासन के अधीन थे। इन देशों ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। संयुक्त नहीं, मिलजुल के क्या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। देखो पाकिस्तान क्या था? 1947 में देश जब आजाद हुआ ना उसके बाद ही वो अलग हुआ था, उससे पहले वो साथ में ही था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग बात कही गई, बस वो अलग थे नहीं। ठीक है, इन ऋषियों ने औपनिवेशिक शासनकाल में एक समान शोषण का अनुभव किया, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तथा इन राज्यों ने इन देशों ने औपनिवेशिक शासनकाल में एक समान घोषणा का अनुभव किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू साझा सभ्यता मूल्य है। साझा सभ्यता नहीं, एक दूसरे की मिलीजुली सभ्यता क्या है? उसका मूल है। चाहे वह नेपाल हो, भूटान हो या श्रीलंका, दक्षिण एशियाई क्षेत्र साझी भावनात्मक विरासत से जुड़ा हुआ है। साझी भावनात्मक जो विरासत है उससे जुड़ा हुआ है, इन्हें अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। 2014 में भारत ने अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यावरण और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक सहयोगी साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से नेबरहुड फर्स्ट नीति की
नेबरहुड फॉरेस्ट नीति की शुरुआत की। यानी कि जो भारत है 2014 में भारत ने अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यावरण में क्या है डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी और क्षेत्र में एक सहयोगी साझेदारी विकसित करने के लिए उन्होंने उनका एक उद्देश्य रहा, जिसने उसने क्या नेबरहुड फॉरेस्ट नीति की क्या की उसने स्थापना की, ठीक है, नींव रखी। इस नीति के अंतर्गत भारत ने दक्षिण एशियाई देशों को सहायता प्रदान की। इस नीति के अंतर्गत जो दक्षिण एशियाई देश थे उनकी सहायता की। भारत ने आर्थिक, अब आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत ने आर्थिक संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी। ये जो भारत है इसने आर्थिक संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी, आर्थिक रूप से की मदद करनी चाहिए उसको क्या है इसने बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी। 2008 में दक्षिण एशिया में भारत का क्षेत्र लगभग 13.5 बिलियन डॉलर था, जो 2018 में बढ़कर 36 बिलियन डॉलर हो गया। भारतीय निर्माता का अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जाता है। भारतीय निर्यात है उसका अधिकांश हिस्सा कहां जाता है? बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल, ये 3 देशों में जाता है। व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ कई व्यापार समझौते किए हैं। 1994 में भारत ने दक्षिण एशिया वरीयत यानी साप्टा यानी साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एजेंट को 1995 में लागू किया, व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया और 2004 में भारत ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा पर हस्ताक्षर किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में भारत के मुख्य भूमिका सुरक्षा प्रदाता और क्षेत्र संतुलनकर्ता की है। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को और ज्यादा एकीकृत करने का प्रयास करता है, यानी एकीकृत जोड़ने का प्रयास करता है, एकजुट करने का प्रयास करता है। ठीक है, समझ में आया? देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज यहाँ पे बस पढ़ने वाली रीड ही करनी है। भारत दक्षिण एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध साझा करता है, यानी ऐतिहासिक यानी पूर्ण जो पुरानी धरोहर है उसको साझा करता है। इस क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर भारत का विशेष ध्यान रहता है। भारत के बड़े आकार और शक्ति के बावजूद भारत में कभी भी इस क्षेत्र में राजनीति या सामाजिक मुद्दों पर हावी होने का प्रयास नहीं किया गया। राजनीतिक मुद्दों पर कभी भी ये हावी नहीं हुआ, कोई दूसरा देश हावी नहीं हुआ। भारत कभी भी आधिपत्य वाला देश बनने का इरादा नहीं रखता, यानी अपना आधिपत्य नहीं जमाना चाहता है किसी अन्य देश पर, यानी आधिपत्य वाला देश बनने पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व एवं महत्वाकांक्षाएं। ठीक है, आज इसकी क्या महत्वाकांक्षाएं, क्या महत्व और इसकी क्या इनसे इच्छाएं करता है। आखिर देखो हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उससे हमें जरूर कुछ ना कुछ हम बेनिफिशियल लगता है, उससे कुछ ना कुछ हमें मिलना होता है ना। हम भी तो आगे अपना लाभ देख के करेंगे ना, तो वो क्या इसकी महत्वाकांक्षाएं है, वो क्या इससे महत्व करता है क्या आकांक्षाएं रखता है अपने देशों के साथ जिनके साथ ये जुड़ा है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरता भारत एक अलग भारत है। समकालीन भारत ज्यादा आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर है। यह यानी कि जो समकालीन जो अभी का जो भारतीय ज्यादा आत्मविश्वासी है और आत्मनिर्भर है, अपने आप पर निर्भर है। यह जोखिम लेने और अंतरराष्ट्रीय जन्म राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये जो कि किसी भी प्रकार का अपना रिस्क लेने के लिए और अपना जो राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रिपेयर है। देखो सिंपल लैंग्वेज में भारतीय मानते हुए आया है, भारतीय जो भारत है ये मानते हुए आया है कि उसका एक महान शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थान प्राप्त करना तय है। वो ये मान लिया है कि मुझे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थान प्राप्त करना है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था को आवश्यक गति प्रदान की। वहीं 1998 के परमाणु परीक्षण ने भारत को वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया। यानी कि 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था को क्या एक आवश्यक गति प्रदान की, और वहीं 1998 को जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसने क्या वैश्विक मंच पर भारत को पहुंचा दिया। उसने क्या बहुत बार इसको जो अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, उसको लीगल साबित कर दिया गया था वैसा। ठीक है, हमने यूनिट 1 में पढ़ लिया, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया था। ठीक है, यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा, ये लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, विश्व समुदाय ने भारत का कई प्रतिबंध लगाए। भारत ने प्रतिबंधों से निपटने और अपने द्विपक्षों से संबंधों को सुधारने के लिए एक सशक्त कूटनीति की शुरुआत की। भारत के कूटनीतिक प्रयासों और अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता के कारण भारत विश्व की राय को अपने पक्ष में करने में सफल रहा, यानी विश्व की जो राय थी उसको अपने पक्ष में करने में सफल रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत की अर्थव्यवस्था, परमाणु क्षमताओं, स्थिर लोकतंत्र और बड़े मध्य वर्ग के संदर्भ में भारत के नए चरित्र को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। यानी ये बात अमेरिका भी मान गया कि भारत जो है एक अच्छा
देश बन सकता है, सुधर सकता है। ठीक है, आरंभ कर दिया। भारत ने चीन के साथ भी अपने संबंधों में सुधार किए। भारत ने क्या है, अपने चीन के साथ भी अपने संबंधों में क्या क्या सुधार किए। चीन के साथ भारत के संबंध आज सजा, भागीदार और आपसी सम्मान पर आधारित है। भारत तेजी से सैन्य और आर्थिक क्षेत्र में चीन के साथ बराबरी कर रहा है। 2020 के दौरान गलवान लद्दाख में सीमा पर हुई जज्बातों के दौरान भारत अपने क्षेत्र में चीन की घुसपैठ को सफल करने में असफल रहा है। ठीक है, सफल करने में सफल रहा है, सॉरी सफल करने में या असफल रहेगा। ठीक है, असफल रहने, चीन के जो घुसपैठ आए थे उसको सफल होने से सफल करने में क्या है, असफल रही है। सॉरी, चीन के जो घुसपैठ आए थे उनको असफल करने में सफल रही है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा असफल और यहाँ पे आएगा सफल। ठीक है, मैं एक बार मार्क कर देता हूं। देखो, यहाँ पे आएगा असफल और यहाँ आएगा सफल। ठीक है, यह चीन द्वारा भारत की घेराबंदी को तोड़ने में चीन द्वारा भारत की घेराबंदी को तोड़ने में भारत भी सफल रहा है। इसका एक उदाहरण भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2007 में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड की शुरुआत की है। क्वाड हम पढ़ चुके हैं, यूनिट 3 में क्वाड के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, भारत ने अपनी आर्थिक और सैन्य शक्तिकरण दुनिया में सम्मान प्राप्त किया है। यानी अपनी सैन्य शक्तिकरण के कारण क्या है, दुनिया में अपना सम्मान प्राप्त किया है, अपना रौब अपना जो है रुतबा प्राप्त किया है। ठीक है, भारत अब कई बहुपक्षीय संगठनों का सदस्य है। भारत जो है कई बहुपक्षीय संगठनों का सदस्य बन चुका है और इन संगठनों की नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इन सभी के नीतियों में क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत के विचार अब विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी सुनी जाती है। भारत ब्रिक्स यानी कि जिसमें कि कितने देश शामिल है, 5 देश शामिल है। कौन कौन, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स संवाद, संघीय सहयोग संगठन और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय जो समझौते हैं, बहुपक्षीय मंचों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। कौन, हमारा भारत। ठीक है, भारत ना सिर्फ आर्थिक और तकनीकी रूप से सहायता करता है बल्कि वह विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिक, कर्मचारी और विशेषज्ञों को भी उपलब्ध कराता है। भारत ना सिर्फ आर्थिक रूप से लोगों की मदद कर रहा है और बाकी अपने देशों की मदद कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या है, जो श्रम है वो सस्ता है तो श्रमिक, कर्मचारी और विशेषज्ञ जो है उनकी भी उपलब्धता करा रहा है। कौन, भारत। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो बुक थी ये यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो हमारा यूनिट 2 था, हमने आर्थिक नीति के बाद से हमने पढ़ा और इससे पहले का जो भाई चैप्टर था हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया था अपना। आर्थिक नीति से पहले यानी कि विस्फोटक तक जो था हमने कंप्लीट कर लिया था। आर्थिक नीति के बाद से हमने लेक्चर 2 में कंप्लीट किया। चैप्टर जो था ज्यादा बड़ा था, इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है यानी कि भारत की विदेश नीति जो है उसके सभी चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं और ये बुक जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दे और कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दूं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एज अ नोट्स चाहिए तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक्स देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको जो भी आप यहाँ पे वीडियोस देखते हो उन सभी की आपको नोट्स देखने को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी और न्यू वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट बुक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।